बीए भाग प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। नए सत्र की इस कक्षा में कुछ नया करने का जज्बा मेरे सारे बच्चों में होना चाहिए। आज मैं आपको डॉक्टर मधुबाला मीना, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर, आपको बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में कुछ संक्षिप्त परिचय या ये कहो कि पाठ्यक्रम परिचय आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान से सुने। आपके यहाँ से ये सिलेबस में है। आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य साहित्य एवं व्याकरण। उसमें सर्वप्रथम है भारतीय संस्कृति के तत्व। भारतीय संस्कृति के तत्व ये आपके 20 अंक की किताब है। उसमें भारतीय संस्कृति, विषय, पृष्ठभूमि, विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, पूर्व वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, वर्ण, आश्रम एवं संस्कार, पंच महायज्ञ, ऋणत्रय, शिक्षा, वैदिक काल से 7वीं शताब्दी तक भारतीय दर्शन की प्रमुख विचारधाराएं, भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान, ये सभी आपके इस भारतीय संस्कृति के मूल तत्व में प्रमुख बिंदु हैं जो आपको इस वर्ष अध्ययन करना है। हमने ये तो देख लिया कि प्रमुख बिंदु इस तरह हैं और वो आपको बता दिए, किंतु सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति है क्या। भारतीय संस्कृति मानव जीवन की अमूल्य निधि है। यह अनादिकाल से शाश्वत प्रभाववान धारा के रूप में अनवरत प्रवर्तित हो रही है। भारतीय इतिहास ही नहीं, संपूर्ण विश्व का इतिहास इससे आबद्ध रहा है। इसके विशिष्ट महत्व एवं अवदान को देखकर विश्व मानव आज भारतीय संस्कृति के प्रति नतमस्तक है। यदि आज संसार की कोई संस्कृति अमर कही जा सकती है तो वह निसंदेह एकमात्र भारतीय संस्कृति ही है। संसार का सर्वाधिक भूभाग इस संस्कृति से अनुप्राणित है। भारतीय संस्कृति के दिव्य आलोक का ही सुपरिणाम है कि भारत राष्ट्र आज विश्व में अपना सर्वोत्कृष्ट स्थान बनाए हुए है। भारत की राष्ट्रीयता संस्कृति के आलोक से आलोकित हो रही है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन एवं अन्वेषण का कार्य यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रारंभ किया गया था, तथापि भारतीय विद्वानों ने आज उसे और भी उत्कृष्ट रूप में उजागर करने की सफलता प्राप्त की है। सिंधु सभ्यता की खोज के उपरांत भारतीय संस्कृति की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं रह गया है। भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्य समाज का चित्र उपस्थापित करती है। इतिहास के साथ साथ साहित्य के विद्यार्थियों को आज भारतीयता के प्रति यदि कोई लगाव का कारण है तो वह एकमात्र संस्कृति के अध्ययन का है। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, आपको अपनी संस्कृति से अत्यधिक प्रेम होना चाहिए और संस्कृति का अभिप्राय केवल प्रेम से नहीं है, अपितु अपने से बड़े गुरुजनों, अपने सहपाठियों, सबका मान सम्मान करना, ये भी भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है। भारतीय संस्कृति के अध्ययन में आज अन्वेषण का कार्य जो प्रत्येक भारतीय को अपने अतीत के ज्ञान के लिए केवल इतिहास पर ही निर्भर रहना पर्याप्त नहीं समझना चाहिए। अतीत के वैशिष्ट को सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकित करने के पावन उद्देश्य से भारतीय संस्कृति का भी पूर्ण अध्ययन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति यह स्पष्ट कर देती है कि चाहे किसी भी सभ्यता में पला मानव हो, वह कदापि अतीत के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे ही उसके भावी जीवन के मार्गदर्शक हैं। आज जैसे ये कोरोना जैसी महामारी है जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि हम यहाँ ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं ऑफलाइन की अपेक्षा। आप सभी विद्यार्थियों से किसी तरह का परिचय भी नहीं हुआ है, तो इसके संदर्भ में ये कहना चाहूंगी कि आज चाहे ये बीमारी आज आई है, लेकिन इसका इलाज हमारे प्राचीन ग्रंथों में ही आपको मिलेगा।
मूल रूप से जो इलाज है या जड़ से इस बीमारी को खत्म करने का जो शक्ति और क्षमता है वो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से ही हमें प्राप्त होगा। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद ही उसका मूल उसको नाश करने वाला या कोरोना का खत्म करने वाला साबित हुआ है। हालांकि इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अंत में जब हम निष्कर्ष देखेंगे तो यही देखेंगे कि आयुर्वेद से ही इस बीमारी को दूर किया गया है। यहाँ अब प्रत्येक भारतीय नागरिक अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के विकास से पूर्ण परिचित हो, क्योंकि बिना संस्कृति की परंपराओं से परिचित हुए वह अपनी किसी भी क्षेत्र की समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ सकता। राष्ट्र के पूर्वगामी अनुभवों एवं परंपराओं की जानकारी के अभाव में संस्कृति से अपरिचित कोई भी मानव अपने राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं खोज सकता। तो इसलिए अब इस संबंध में हम धीरे धीरे प्रतिदिन एक एक अध्याय का अध्ययन करेंगे। अभी केवल एक संक्षिप्त परिचय है आपको कि आपके इतनी किताबें हैं और उसमें है क्या, संक्षिप्त रूप से उसका विवरण है। संस्कृति आपने समझ ली। उस संस्कृति की सबसे पहले विषय पृष्ठभूमि मूलभूत विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद में पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल, मध्यकाल, आधुनिक काल किस प्रकार का रहा है, उस वहां का धार्मिक जीवन, गुण, राजनीतिक सामाजिक परंपराएं, सिंधु सभ्यता, वैदिक परंपराएं, ऋग्वेद का समय स्वरूप, ये सब कुछ हम जानेंगे। वैदिकोत्तर काल में समय का निर्धारण, भौगोलिक सीमा का विस्तार, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन। मध्यकाल जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पौराणिक युग, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संपर्क, आधुनिक काल इत्यादि। वर्ण व्यवस्था में क्या आपके वर्ण व्यवस्था में विद्यमान सिद्धांत कौन से हैं, वर्ण क्या है, चारों वर्णों का विकास कैसे हुआ, चारों वर्णों का परिचय, और किस किस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण हमारे समाज में आए, जाति प्रथा की उत्पत्ति, विकास, जातियों के प्रकार, ये सब कुछ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आश्रम व्यवस्था, ऋण एवं यज्ञ। आश्रम व्यवस्था क्या है और प्राचीन काल में किस तरह अध्ययन करते थे आश्रम में रहकर, या आश्रम को कितने भागों में बांटा है, आश्रम कितने होते हैं, 4 प्रकार के आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और इस प्रकार ऋण त्रय कहे गए हैं। यज्ञ भी हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला अध्याय संस्कार है। संस्कारों का अर्थ, महत्व, स्वरूप, कितने संस्कार होते हैं, ये सब चीज हम अध्ययन करेंगे। कुछ संस्कार आज भी हमारे समाज में प्रचलित हैं, कुछ प्रायः जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या खत्म ही हो गए हैं। नेक्स्ट अध्याय में लेखन कला की उत्पत्ति और कि किस प्रकार लेखन कला की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ, भारतीय लेखन कला और लिखने के साधन कैसे रहे। शिक्षा, वैदिक काल से 7वीं सदी ईस्वी तक अगला अध्याय है, जिसमें प्राचीन भारतीय शिक्षा, शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, शिक्षा की महत्व एवं विशेषताएं, प्राचीन शिक्षा की पद्धति, गुरु का महत्व, गुरु और शिष्य के संबंध, गुरुकुल व्यवस्था, शिक्षा का विषय और शिक्षा व्यवस्था अवधि, स्त्री शिक्षा कब से आई, प्राचीन विश्वविद्यालयों का प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन से रहे हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है और कौन कौन से हैं, ये सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक संगठन तथा लोक प्रशासन, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या रहे हैं और दैवीय सिद्धांत इत्यादि की उत्पत्ति कैसे हुई, विकासवादी सिद्धांत, राज्य के सप्तांग सिद्धांत, प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकार, राज्य के उद्देश्य तथा कार्य, कल्याणकारी राज्य का स्वरूप किस प्रकार का रहा है, राजा, मंत्रिपरिषद, सभा, समिति, ये सब हम राजनीतिक संगठन तथा लोक प्रशासन अध्याय में अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान क्या है, मानवता और पुनर्जन्म तथा आत्म तत्व के सिद्धांत की स्थापना, वर्णाश्रम धर्म की सामाजिक व्यवस्था,
गणित का अनुपम सिद्धांत, आयुर्वेद के सिद्धांत की स्थापना, धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत, भाषा का महत्व, व्यापारियों द्वारा संस्कृति प्रचार, शतरंज का खेल, साहित्य के क्षेत्र में योगदान, वैदिक साहित्य, लोक साहित्य, सांस्कृतिक इतिहास का स्रोत महाभारत, दर्शन के क्षेत्र में योगदान, भारतीय दर्शन की धाराएं और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। ये हमारी भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान रहा है, जो हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। वेदांत तथा जैन दर्शन का एक सामान्य परिचय हमारा अंतिम अध्याय होगा, जहां पर वेदांत के आचार मीमांसा, जैन दर्शन, जैन तत्व मीमांसा, जैन आचार मीमांसा इत्यादि हैं। अगले हमारी पुस्तक होगी किरातार्जुनीयम। ये हमारा भारतीय संस्कृति का मूल तत्व का संक्षिप्त परिचय आप सभी बच्चों ने सुना, और विशेष अध्ययन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे करेंगे, लेकिन तब तक आपको ये सामान्य परिचय अच्छे से समझना होगा, सीखना होगा। द्वितीय जो है आपकी इस कोर्स में किरातार्जुनीयम, यह हमारे आएगी 25 अंक की। और किरातार्जुनीयम में क्या है, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, ये आपको जानना अति आवश्यक है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है, जो आतपत्र भारवी की उपाधि उनको मिली हुई है। 600 ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। काव्य के प्रकार हैं महाकाव्य, बृहत्त्रयी में महत्वपूर्ण स्थान है किसको, किरातार्जुनीयम का। उपजीव्य काव्य, जो मूल ग्रंथ कहां से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से। कुल सर्ग इसमें 18 हैं। ये ओजपूर्ण काव्य है, इसमें कुल 1030 श्लोक हैं। प्रमुख रस, प्रधान रस वीर है, श्रृंगार व अन्य रस गौण रूप से वर्णित है। पाषाण त्रय किरात के प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन हैं। वे पाषाण त्रय के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके इसमें इस बार सिलेबस में केवल प्रथम सर्ग है। भारतीय संस्कृत काव्यों में रीति शैली और अलंकृत काव्य शैली के जनक तथा प्रवर्तक हैं। भारवी कला पक्षीय काव्य शैली के उद्भावक माने जाते हैं। महाकाव्य का नायक मल्लीनाथ के अनुसार नेता अर्जुन है, जो मध्यम पांडव है, धीरोदात्त प्रकार के नायक हैं, और प्रतिनायक किरात वेशधारी भगवान शिव हैं। इस किरातार्जुनीयम का नाम क्यों रखा किरातार्जुनीयम, वो अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि अभी आतपत्र भारवी का उपनाम था। उन्होंने वायु से उड़ते कमल परागों की उपमा स्वर्ण छत्र से दी है, इस कारण से इनको आतपत्र भारवी कहा जाता है। अब इस कथानक का सुनिए, आपको जो पढ़ना है कि द्यूत क्या होती है, द्यूत क्रीड़ा जुआ। पांडवों का द्वैत वन गमन तथा कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने और किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन, यही इसका फल है। नामकरण कि इंद्रकील पर्वत पर दिव्य पाशुपत अस्त्र लाभ के लिए तपस्या करने वाले पांडु पुत्र अर्जुन और किरात वेशधारी, किरात कौन होते हैं, जो भील जंगलों में घूमने वाले, जो शिकार करने वाले होते हैं, जो एक ग्रामीण परिवेश का, या यूं समझो बिल्कुल अनपढ़ जो होते हैं, या एक तरह से जिनको जंगलों में ही भटकने वाले, वही जीवन रखने वाले हैं। इस प्रकार का किरात अधिपति भगवान शिव का परस्पर युद्ध वर्णित है इसमें अर्जुन और शिव जी का। इस युद्ध की मुख्यता के कारण काव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। किरात प्लस अर्जुन दोनों का युद्ध के नाम से ही ये आपका प्रसंग इतना रोचक है और अच्छा है कि भारवी ने अपने ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम रखा। महाकाव्य में कुल 25 छंदों का प्रयोग हुआ है। वसंत व मालिनी का प्रयोग अधिक है और वीर रस के प्रसंगों में वंशस्थ व सर्ग समाप्ति पर मालिनी छंद का प्रयोग है। इस महाकाव्य में 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर, 1 अक्षर आदि मिलते हैं।
सर्वप्रथम 12वीं ने चित्रालंकारों का प्रयोग बाहुल्य से किया है और 15वें में सर्ग में चित्रकाव्य का अद्भुत कौशल वर्णित है, जो केवल आपके संक्षिप्त जानकारी के लिए अति आवश्यक है। रस परिपाक वीर रस है, नायक अर्जुन है और प्रतिनायक शिव हैं। रीति पांचाल रीति है, प्रसाद गुण है और श्री लक्ष्मी। महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। माघ ने अपने शिशुपाल वध में इसी शैली का प्रयोग व अनुसरण किया है। मल्लीनाथ ने 12वीं के काव्य सौंदर्य व अर्थ गौरव को नारिकेल फल सम्मत कहा है। अर्थ गौरव का अभिप्राय क्या है? क्रातार्जुनीय में 12वीं ने संस्कृत काव्यों की अपेक्षा सर्वाधिक यथा प्रसंग अर्थांतरन्यास का प्रयोग किया है। पूरे काव्य में 115 अर्थांतरन्यास हैं, इसलिए अल्प शब्दों में विपुल अर्थ के सन्निवेश होने से 12वीं का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। इसके संक्षिप्त जो प्रथम सर्ग की आपकी कथा है वो दूत वनेचर का आकर युधिष्ठिर से मिलना और दुर्योधन के शासन प्रबंध का वर्णन, युधिष्ठिर और द्रौपदी का कौरवों के प्रति जो कर्तव्य विषयक संवाद और युधिष्ठिर को एक तरह से चेतावनी देना या द्रौपदी के द्वारा उग्र शब्दों में उनको कहना कि युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। केवल आपके इतना ही अंक है और ये संक्षिप्त परिचय है जिसको आप सभी छात्र छात्राओं ने जाना। अब हमारा जो अंतिम पुस्तक है आपके इस वर्ष वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। ये लघु सिद्धांत कौमुदी आपके 35 अंक की है और उस 35 अंक में क्या क्या है? संज्ञा प्रकरण, अच संधि प्रकरण, संज्ञा प्रकरण 10 अंक का, अच संधि प्रकरण 10 अंक का, हल संधि प्रकरण 10 अंक का, विसर्ग संधि प्रकरण 5 अंक का। ये आपके व्याकरण में है। संज्ञा एवं संधि प्रकरण, उसके अतिरिक्त शब्द रूप एवं धातु रूप, ये आपके 10-10 अंक के हैं। 10 अंक के शब्द रूप और 10 अंक के धातु रूप। अब व्याकरण जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी नाम क्या है? छोटे छोटे सिद्धांतों का समूह जो एक जगह एकत्रित है आप सभी बच्चों को समझाने के लिए। तो संज्ञा प्रकरण हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे, जिसका मैंने पीडीएफ फाइल भी आप सब बच्चों को सामने ग्रुप बनाकर उसमें प्रेषित की जाएगी और धीरे धीरे आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जब तक हमारा महाविद्यालय नहीं खुलता तो हम इसी तरह ऑनलाइन वीडियो बनाकर आप सब बच्चों से के समक्ष प्रस्तुत होंगे और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। संज्ञा प्रकरण में आपके 14 सूत्र हैं और संधि प्रकरण में अलग अलग आपके संधियां हैं जो आपके समक्ष हैं। अच, हल, विसर्ग संधि आप सब बच्चों ने कुछ संक्षिप्त रूप में थोड़ा बहुत आपके 8th, 9th, 10th तक संस्कृत है उसमें पढ़ा होगा। और अब यहाँ बच्चों कोई भी चीज होती है, कोई भी आप अध्ययन करते हो किसी भी टॉपिक का, तो वो छोटी क्लासेस में छोटे रूप में होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे उसका विस्तार होता जाएगा। तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण आपकी बहुत अच्छी होगी और आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आपको इस कोरोना के समय जो हमारा समय बर्बाद हुआ उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा विश्वास मानना। लेकिन आप प्रतिदिन अच्छे से नियमित अध्ययन करोगे और आप जो भी आपके टीचर्स हैं आप वो जो भी वीडियो प्रेषित करें, चाहे प्रथम प्रश्न पत्र है चाहे द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसको ध्यान से सुने और प्रतिदिन अपना अध्ययन करें, अपनी पुस्तकें लें और उसका अध्ययन करते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद।